और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो महायुद्ध से शेयर बाजार में हाहाकार है। प्री ट्रेडिंग में शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। शेयर बाजार में प्री ट्रेडिंग में करीब 7,000 अंक अब तक नीचे आ चुका है। आप सोचिए कि किस तरीके से लगातार शेयर बाजार पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। दरअसल जो युद्ध के हालात इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त युद्ध के चलते शेयर बाजार पर भी इसका सीधे सीधे असर पड़ चुका है। तो बताया जा रहा है महायुद्ध ने शेयर बाजार में भी हाहाकार ला दी है। तो प्री ट्रेडिंग में शेयर बाजार में गिरावट दर्ज हुई है, करीब 7,000 अंक नीचे आया है। वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि सोना और चांदी के दाम बढ़े हैं। चांदी की कीमत करीब 3.5% तक बढ़ चुकी है, जबकि चांदी की कीमत बढ़कर के 2,90,000 की हुई है और सोना 1,65,000 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से सोने और चांदी के दामों में भी इजाफा देखने को मिला है और ये महायुद्ध की वजह से इस वक्त हो रहा है। तो कच्चे तेल की कीमतों के दाम, शेयर बाजार पर असर, सोने और चांदी के दामों में इजाफा, ये इस वक्त जो सोने और चांदी की धमक आप देख रहे हैं, दरअसल इसके पीछे की मुख्य वजह युद्ध भी बताई जा रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि पाकिस्तान के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुआ। खामेनेई की मौत के बाद से पाक में प्रदर्शन जारी है। पाकिस्तान में प्रदर्शन में अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। खामेनेई की मौत के बाद से पाक में ये प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान में भी ऐसे कई लोग हैं जो कि समर्थन किया करते थे अयातुल्लाह अली खामेनेई का, और जिसके बाद से अब ये लड़ाई जिस तरीके की देखने को मिल रही है ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच में, ऐसे में पाकिस्तान की ओर से अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद से चिंता व्यक्त की गई, माहौल को शांत कराने की बात कही गई। और यहाँ हमने ये भी देखा कि किस तरीके से अमेरिकन एम्बेसी में घुसकर के तोड़फोड़ करने की कोशिश पाकिस्तान में हुई है। तो बताया जा रहा है कि अयातुल्लाह अली खामेनेई के मौत के बाद से ये प्रोटेस्ट पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में देखने को मिला और ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसने हिंसक रूप ले लिया। कई जगहों पर आगजनी हुई है, कई जगहों पर तोड़फोड़ हुई है और कई जगहों पर लोगों को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तानी पुलिसकर्मियों को बल प्रयोग तक करना पड़ा। और इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहमानों को तारुफ आपसे करवाते हैं। प्रोफेसर मनोज कुमार जी विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हुसैन जावेद जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं जानकारी लूंगी प्रोफेसर मनोज कुमार जी आपसे, क्योंकि जब हम बात विदेशी मामलों की करते हैं और ऐसे में हम देख रहे हैं कि ईरान, इजराइल, अमेरिका इस वक्त युद्ध की आग में झुलस रहा है, लेकिन ऐसे में जो सुपर पावर अपने आप को ठहराने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, इसका आने वाले समय में खामियाजा क्या ट्रंप को झेलना पड़ सकता है? क्योंकि हमने ये देखा है कि इससे पहले भी अमेरिका की ओर से जब इस तरीके के स्टैंड लिए गए, 1970 का दशक रहा हो या उसके बाद हमने कुछ और भी तस्वीरें देखी कि कैसे इराक में भी जब अमेरिका की ओर से इसी तरीके की कोशिश की गई थी, वेनेजुएला में जब तख्ता पलट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन क्या ईरान की जमीन इतनी आसान है अमेरिका के लिए? देखिए, सबसे पहले तो हम जब किसी भी राष्ट्र का पॉलिटिकल सिनेरियो देखते हैं तो उसके इतिहास को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और अभी आपने जैसे जो सवाल किया अमेरिका के लिए, तो मेरा मानना है कि आप जब से अमेरिका खास करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जिस तरीके से उसने पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने का प्रयास किया है, वो चाहे आर्थिक आधार पे या डिफेंस के आधार पे, तो ये पूरा इसके बहुत सारे स्टोरी हम लोगों को देखने को मिले हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से ईरान का जो क्राइसिस है, ये एक्सपेक्टेड था, ये होना ही था। क्योंकि देखिए जिस तरीके से खोमेनी वहां पे एक बिल्कुल एंटी अमेरिका स्टैंड लेके पिछले 37 सालों से जो चल रहे थे, और आप देख सकते हैं कि इजराइल जिस तरीके से वहां पे चाहे वो लेबनान के माध्यम से हो या हुती के माध्यम से हो या हमास के माध्यम से हो, इसमें ईरान ने पूरी तरीके से उनको हर समय सपोर्ट किया। और शायद इसी का नतीजा है कि आज ये स्थिति हम देखने को मिल रही है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि वहां पे कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है,
और ये एक ऑब्वियस है कि जो खोमेनी है एक रिलीजियस स्पिरिचुअल गुरु के साथ साथ वो एक लीडर भी रहे हैं, और उनका एक मतलब पॉलिटिकल एक इतिहास रहा है 79 से लेकर। अगर हम जब अभी तक देखते हैं तो बहुत सारे फेजेस थे उसमें। ईरान ने जिस तरीके से वहां पर रेडिकलाइजेशन को किया, और जिसके चलते आज ईरान दो भागों में बटा हुआ दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि अमेरिका और इजराइल ने जो स्ट्रेटजी बनाई थी उस स्ट्रेटजी में अभी तक तो सफल होते हुए दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जो लीडर ऑफ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन थे उसको एलिमिनेट किया, और उतना ही नहीं, उसके साथ जो सेकंड लीडर ऑफ कमांड थे वो सारे एलिमिनेट हो गए, पहले दिन हो गए। अब दूसरी बात है वहां की रिजीम चेंज की। तो एक चीज हमें समझना होगा कि ईरान वेनेजुएला की तरह देश नहीं है। वहां पे अभी तक सिविल सोसाइटी से या कोई पॉलिटिकल पार्टी या वहां के लोग निकल के नहीं आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी चुनौती है अमेरिका के लिए भी और इजराइल के लिए भी, कि वो क्या अनार्किस्ट स्टेट के रूप में इमर्ज करेगा। वहां पे कोई आर्मी का उस तरीके का बहुत ज्यादा इन्फ्लिट्रेशन नहीं है, और ऑब्वियस है कि, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है ईरान का, क्योंकि वो न्यूक्लियर का जो ये कर रहा था, जिसको लेकर अमेरिका हमेशा बार बार दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन वो शायद वार्ता सफल नहीं हो पाई। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की चीजों घटनाओं को लेकर अमेरिका और इजराइल ने ये ईरान पे अटैक किया है, और इसका जो आउटकम है वो ऑब्वियस है कि अभी जैसे आपने जो आंकड़ा दिखाया कि पूरा एक वैश्विक अर्थव्यवस्था, क्योंकि ईरान का जो जियो पॉलिटिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस तरीके से वहां से तेल और खास करके जो उसका रूट है उससे विश्व के सारे देश प्रभावित होंगे। तो ये अगर युद्ध लंबा चलता है तो मुझे लगता है कि इसकी स्थिति विश्व में बहुत सारे देशों पे पड़ेगी। और जो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मिडिल ईस्ट में भी जिस प्रकार से ईरान अटैक कर रहा है, और जहां जहां पे आर्मी, यूएस की आर्मी बेस है, उन सब पे अटैक कर रहा है, तो इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरीके से सिया और सुन्नी का जो एक डिबेट है, क्योंकि ईरान सिया बहुल एक नेशन है, और वहाँ मिडिल ईस्ट में लगभग सुन्नी बेस्ड ये है। तो ये आप देख सकते हैं कि जहां जहां सिया बेस्ड जो है वहाँ प्रोटेस्ट भी हो रहा है। तो ये एक राजनीतिक अस्थिरता तो वहां दिख रही है, लेकिन इसका वैश्विक प्रभाव भी हम सबको देखने को मिलेगा। जी सुरभि जी। ठीक है, लौटूंगे मैं आपके पास। अब हुसैन जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी इसको लेकर के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अयातुल्लाह अली ख़ामेनी की मौत की खबर के बाद से जगह जगह पर ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आखिर अब ये किस बात की तकलीफ हो रही है पाकिस्तान में कि लोग इस तरीके से सड़कों पर उतरे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं? जी मैम, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, बात ये कि जो मेरे साथी ने भी सारा यहाँ पे सिनेरियो आपके सामने रखा, मैं उस पर बिल्कुल मुतफिक हूँ। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी। और कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका ने, इसराइल ने एक ऐसे भेड़ के छत्ते में अपना हाथ डाल दिए कि हाथ तो वहां पे जा चुका है, लेकिन वहां से बाहर कैसे आएगा ये उनको बिल्कुल पता नहीं। उनको इस बात की जल्दी थी कि फौरन ही वहां पे हुकूमत इस तरह चेंज कर दी जाए, ईरान की जो आला क़यादत है उसको इस तरह से मार दिया जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। तो एक चीज तो ये है। और अब रहा आपका सवाल, देखें अगर आप इसमें खामनाई की बात करें, वो एक बहुत बड़ा फिगर थे, खासकर जो शिया मुस्लिम्स हैं उनके लिए, ना सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि दुनिया भर में, इवन इंडिया के अंदर भी। जो मतलब जिस अंदाज से उनकी डेथ हुई है, जिस अंदाज से उनको हलाक किया गया, इंडिया के अंदर भी जो शिया मुस्लिम है वो भी इस तरह बाहर आए हैं। तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल एक नेचुरल अमल था और ये बनता भी था, क्योंकि देखें आप इस चीज को ऐसे इग्नोर कर नहीं सकते कि आप किसी भी हेड ऑफ स्टेट को इस तरह से मार दें। मतलब ये तो बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ की भी खुली खुली खिलाफ वर्जी होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इम्पैक्ट आया है, तो हमारे पूरे मुल्क में इस हवाले से एहतजाज भी हो रहा है और लोगों में बिल्कुल एक गम और गुस्से की कैफियत भी है। और ये इस तरह का जो रद्दमल था, ये मतलब आना ही था यहाँ। जी, लेकिन हुसैन जी, अब जब हम ऐसी तस्वीर देखते हैं तो ऐसे में सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछे जाते हैं कि अब आगे क्या, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि होर्मुज़ स्ट्रेट को भी बंद करने की बात कही जा रही है। अगर ये पूरी तरीके से क्लोज कर दिया जाए, इसे ब्लॉक कर दिया जाए, तो फिर ऐसे तो हर देश पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी खेप ऐसी है जो कि ऑयल सप्लाई के लिए खासतौर पर इसी स्ट्रेट का यूज़ किया जाता है। तो ऐसे में पाकिस्तान पर भी इसका सीधा सीधा असर पड़ते हुए दिखाई देगा। वहाँ पर क्या कोई और ऑल्टरनेटिव तैयार किया गया है कि और आगे हम क्या करेंगे, क्या कदम और उठाया जा सकता है? देखिए, ये बात सही है बिल्कुल। और ये जो आपने इसमें स्टेट ऑफ होम्स की बात की है, ये तो जी। ऐसा ही है, क्योंकि पूरी जो ऑयल की सप्लाई होती है, जो कि आलमी सप्लाई होती है, उसके हवाले से ये जो इलाका ये बहुत ज्यादा अहम था और काफी तक वो ब्लॉक हो भी चुका है। और यही वजह है कि इसका इम्पैक्ट अब पूरी दुनिया के ऊपर आ रहा है। आपने बात की यहाँ पे पाकिस्तान के हवाले से, तो मैं आपको बताऊं कि हम 20% जो है हम इस मतलब
ऑयल के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी धचका होगा। लेकिन वही बात है कि ओवरऑल ये चूंकि 20% है, तो कहीं ना कहीं हम शायद इस नुकसान की भरपाई भी कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा आई थिंक एक तरह का ब्लो है, इकोनॉमिक ब्लो। और सिर्फ ऑयल ही क्यों, आप इसमें सिर्फ ऑयल को मत लें, आप देखें कि पूरा जो वर्ल्ड है उसका एयर ट्रैफिक, जो उनके ऑपरेशन होते हैं, वो भी कितने ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो आई थिंक कुल मिला के जो इस वक्त जो ऑयल की कीमत है उसमें 13% का इजाफा हो गया। तो मैं समझता हूँ कई जो कंट्रीज है उसमें आप भी शामिल है, उसमें हम भी शामिल है, और खासकर उसमें मिडिल ईस्ट भी शामिल है, वो उसमें हिट हो रहे हैं। और अभी तो इसका इम्पैक्ट स्टार्ट हुआ, और ये कहां तक जाएगा इस बात को अभी देखना होगा, क्योंकि ये जंग अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। ठीक है। अब प्रोफेसर, मैं आपसे अब थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगी मनोज कुमार सर, क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि जिस तरीके की क्रांति 1970 के दशक में ईरान में शुरुआत हुई थी और उसके बाद हमने पूरी स्थितियां बदलती हुई ईरान में देखी, एक जो रिजीम चेंज की बात अब कही जा रही है, क्या ये पूरी तरीके से पॉसिबल है? क्योंकि कई एक्सपर्ट्स ये दावा करते हैं कि आपने एक घायल शेर को छेड़ा है। देखिए सुरभि जी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी चीज असंभव नहीं है। और आज के डेट में हर देश नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के काम करते हैं। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस 21st सेंचुरी में जहां हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, मानव के अधिकार की बात करते हैं, तो आज भी माइट इज राइट का कंसेप्ट सब जगह दिख रहा है। और विश्व के सारे देश इस पे कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। सब हर आज आज अगर ईरान क्राइसिस में है तो लड़ाई अपनी खुद लड़ रहा है, उसके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा। तो ये भी इस चीज को समझने की जरूरत है कि आज जो अमेरिका, जो विश्व का सबसे सुपर पावर है, और जिस तरीके से वो यहाँ पे ऑपरेशन जो चला के और खास करके खोमनई को एक तरीके से एलिमिनेट किया। तो अभी आपने जो बताया कि 79 में जो गवर्नमेंट थी वहाँ की ईरान की, वो बेसिकली प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट थी, और उसको हटा के जो क्रांति हुआ उसके बाद से लगभग 37 सालों तक खोमनई ने इस चीज को एग्जीक्यूट किया। तो लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि वो कभी भी अमेरिका, प्रो अमेरिका स्टैंड उन्होंने नहीं लिया। और उनका जो सबसे जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में हम सब जानते हैं कि जो उनके हेजेमनी की जो लड़ाई है, खास करके मिडिल ईस्ट में, क्योंकि वो अपने आप को एक मुस्लिम नेता के साथ साथ पूरे वर्ल्ड के जो 57 नेशन, उसके एक नेता के रूप में प्रोजेक्ट करते थे। लेकिन एक सिया सुन्नी का जो डिबेट है वो अलग है। लेकिन उसके बावजूद भी आज वो सारे 57 मुस्लिम देश खड़े होते हुए कहीं से दिख नहीं रहे हैं। तो ये भी एक सोचने का विषय है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने जिस तरीके से अपने मिसाइल्स का जो प्रयोग किया है, जो उनका प्रोडक्शन हाउस है, उसको डिस्ट्रॉय करना खास करके इजराइल अमेरिका के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो लोग उसको एलिमिनेट करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये स्थिति एक दिन की बनी हुई नहीं है। और इसमें अमेरिका ने स्टैंड तो ले लिया है, लेकिन ऑब्वियस है कि वहाँ का जो रिजीम चेंज की जो आप बात कर रही हैं, जब तक वहाँ का सिविल सोसाइटी निकल के नहीं आएगा, जब तक वहाँ के लोग निकल के नहीं आएंगे, तब तक शायद रिजीम चेंज होना डिफिकल्ट है। क्योंकि हम ईरान की तुलना दूसरे राष्ट्रों से नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी एक अपनी इतिहास है। कंटिन्यू कर रहे हैं सर। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, तो वो भी पहले दर्शकों को अपने बता दें कि पाकिस्तान में यूएस एम्बेसी में सारे अपॉइंटमेंट फिलहाल रद्द कर दिए गए हैं। लाहौर, कराची एम्बेसी में सारे अपॉइंटमेंट इस वक्त रद्द हो चुके हैं। आज के सभी अपॉइंटमेंट रद्द किए गए हैं। अमेरिकी वीजा के लिए सभी अपॉइंटमेंट भी रद्द किए जा चुके हैं। कल हिंसा के बाद से अब अपॉइंटमेंट रद्द किए जाने की खबर सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका में अब जो लोग वीजा लगाना चाह रहे थे और ऐसे में वो एम्बेसी पर जो अटैक हुआ था, इसके बाद से अब उस ऑफिस में जो भी कार्य अब तक चल रहा था उसे रद्द किया जा चुका है। अपॉइंटमेंट सभी के रद्द हुए हैं। लाहौर, कराची एम्बेसी में भी सारे अपॉइंटमेंट आज के लिए रद्द कर दिए गए हैं। अब एक बार फिर से अपने मेहमानों का हम रुख कर लेते हैं। मैं प्रोफेसर साहब के पास जाऊं इससे पहले एक बार फिर से हुसैन जी, ये सवाल आपसे पूछना जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि जब यूएस एम्बेसी पर हमला हुआ, हिंसा वहां हुई, ऐसे में जो तस्वीर हमने अब देखी है कि ये ऐलान कर दिया गया है कि अभी तो अपॉइंटमेंट सभी रद्द कर दिए जाएंगे, ना कोई वीजा अप्लाई कर पाएगा, ना ही कोई किसी मदद की गुहार लगाने वहां पर जा पाएगा। सर, किसी एम्बेसी को इस तरीके से वहां जाकर के प्रोटेस्ट करना, वहां तोड़फोड़ करना, इसे उचित ठहराया जा सकता है क्या? क्योंकि अगर ईरान में जो कुछ हो रहा है और फिर पाकिस्तान में इस तरीके से लोग अगर सड़कों पर उतर करके तोड़फोड़ करें, प्रोटेस्ट हमारे यहाँ भी हो रहे हैं, लेकिन इस तरीके की तोड़फोड़ या हिंसक खबरें अभी तक नहीं आई है सामने। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, वही बात है कि इस बात को इस तरह से बयान करना बहुत आसान होता है कि ये जो हुआ है वो सही नहीं हुआ, इस तरह का एहतजाज नहीं होना चाहिए। मैं भी शायद यहाँ पे आपसे इस बात पे इत्तेफाक कर सकता हूँ कि एहतजाज का ये अंदाज सही नहीं है। लेकिन बात ये कि लोग भड़क जाते हैं ना, उनकी भावनाएं होती हैं, और ये हमें समझना पड़ेगा। और इस टाइम मैं आपको बता दूं कि जो
खामनाई को जिस अंदाज से हलाक किया कि वो शिया मुस्लिम के लिए तो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो इसमें सुन्नीज हैं या जो उसमें और सेक्ट है, वो भी इस गम को फील कर रहे हैं। ये कोई अच्छी बात तो नहीं हुई है। और ऑब्वियसली जब जो जनता होती है, ये तो आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, जब एक बार उनके जज्बात इस तरह से भड़क जाए, कहीं ना कहीं तो उन्होंने इस तरह निकालना ही होता है। और जो भी इसमें आज अमेरिकन एम्बेसी ने किया है, जो आपने अभी बताई न्यूज, तो ये तो होना ही था कि जहां भी कोई भी एम्बेसी होगी उसको खतरा होगा, तो उनका जो इस तरह रूटीन का काम होता है वो उस दिन बंद हो जाता है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे हम इस तरह जस्टिफाई कर नहीं सकते। सर लेकिन जनता ने एम्बेसी पर अटैक अगर हो जाता है तो ऐसे में तो उस देश के साथ भी संबंध आगे खराब होने का के भी तो आसार होते हैं। तो ऐसे में अब पाकिस्तान की ओर से क्या कोई और रणनीति अपनाई जाएगी ताकि उन संबंधों पर असर ना होने पाए? जी, मैं आपको बताता हूँ कि वहां पे जो कल हुआ, ये बहुत ही एक अफसोसनाक वाकया था। लेकिन कोई भी जो मॉब है वो किसी बिल्डिंग के अंदर पहुंच नहीं पाया, चाहे वो कराची हो, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो इस्लामाबाद हो, क्योंकि ये बेसिकली रेड जोन्स होते हैं और यहाँ की जो सिक्योरिटी होती है वो बहुत ज्यादा टाइट भी होती है। और वहां तक जाने के लिए आपको एक लंबी वॉक भी करनी पड़ती, तो इतना आसान नहीं होता कि अवाम जो बिल्कुल उसके अंदर जाएंगे। तो ऐसा कोई हुआ नहीं है। और ऑब्वियसली सिक्योरिटी के जो इंतजाम होते हैं वो इस तरह अपनी जगह होते हैं। मैं आपकी बात पे बिल्कुल जो है मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि एक मुल्क की जो एम्बेसी है या उसकी जो कौंसुलेट है वो उसी मुल्क की सरजमीन एक तरह से समझी जाती है, जिसकी हिफाजत जो मुल्क है वो उसकी जिम्मेदारी भी होती है। तो मैं समझता हूँ जो हुआ अफसोसनाक हुआ, लेकिन ये एक स्पिल ओवर इफेक्ट है और ये इस तरह का इम्पैक्ट आया करे। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। प्रोफेसर मनोज कुमार सर, मैं अब एक बार फिर आपके पास आती हूँ। और सर ये जो हम वॉरफेयर इस वक्त देख रहे हैं, हमने ये देखा है कि इन वॉरफेयर्स में किस तरीके से मिसाइलों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हो रहा है, तकनीक का इस्तेमाल यानी खासतौर पर एआई का हम जिक्र कर रहे हैं। क्या एआई ने वाकई में अब युद्ध के एक नए पैटर्न की शुरुआत कर दी है? देखिए सुरभि जी, आज का जो युद्ध कोई भी जब देश लड़ता है तो टेक्नोलॉजिकल वार बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। और अभी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान पे अटैक किया है, वो बिल्कुल ही उसी का एक टूल के रूप में यूज किया है। और बहुत ही सटीक उन लोगों ने जो जो टारगेट ओरिएंटेड थे वो सारे सब चीज को डिस्ट्रॉय किया। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ईरान, चूंकि ईरान भी मिसाइल उसके अच्छे हैं, वो प्रोडक्शन उसका है, अच्छा है। और वो जिसके चलते वो चाहे दुबई में हो या फिर कतर में हो, या आप देख सकते हैं कि इजराइल तक भी उसको मारने की क्षमता है वहां पे। लेकिन उसके पास प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं है। और अभी क्या है कि जब तक उसको अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देखिए एक तरफ चाइना है, चाइना तो मुंह से बोलता है लेकिन आर्थिक रूप से मदद कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज के इस स्थिति में वो डायरेक्ट आके वहां पे उसके साथ खड़ा होने जा रहा है। रसिया ऑलरेडी यूक्रेन के साथ क्राइसिस में है पिछले 3 सालों से, तो मुझे नहीं लगता है कि वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा उसको मदद करने की स्थिति में दिख रहा है। और अभी तक कोई उस तरीके का पोस्चरिंग इन सारे देशों को मिल नहीं रहा। और तीसरा जो आप देख सकते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आज ईरान की जो घटना है घटी है वो बेसिकली 2007 से ही चली आ रही है, क्योंकि 2007 सर में जब रूस से और वहां चीन पे की ओर गैस। से निंदा जरूर की गई है, लेकिन अभी आपने भी जैसा ये जिक्र किया कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अभी देखा नहीं जा रहा है। जैसे कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट यूएस का है इसराइल के साथ में ईरान पर, लेकिन बाकी रूस और चाइना दोनों अभी शांत बैठे हुए। क्या ऐसी स्थिति में वाकई अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं समझ रहे हैं यूएस के राष्ट्रपति? क्योंकि ना तो पुतिन अभी कुछ करने के लिए सामने आ रहे हैं, ना ही हम देख रहे हैं शी जिनपिंग कुछ करना चाह रहे हैं अपफ्रंट पर। देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये जो परसेप्शन है, और खास करके डिफेंस के आधार पे, जो मैंने पहले भी बताया कि आज जी अमेरिका अपने आप को पूरे वर्ल्ड के सामने जिस तरीके से प्रोजेक्ट करता है या उसका इतिहास है, तो देखिए आज उसके सामने कोई खड़ा होने की स्थिति में नहीं है। इस वास्तविकता को हमें समझना होगा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज हम जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, डिफेंस की बात करते हैं, और जिस तरीके का उसका अप्रोच है, आप देखिए पूरे साउथ एशिया रीजन में जिस तरीके से उसने एक तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खड़ी की और अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, चाहे बांग्लादेश का हो या नेपाल का हो, हम सबके सामने है। और इवन पाकिस्तान के भी हमारे जो पूर्व वक्ता जो बता रहे थे, देखिए पाकिस्तान आज एक तरीके से चाहे जनरल मुनीर हो या शहबाज शरीफ हो, दोनों अमेरिका के साथ बैठे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के समय में उनकी क्या स्थिति थी, किस तरीके से रेयर अर्थ मिनरल्स लेके पहुंचे हुए थे। तो ये कहना कि आज की डेट में अमेरिका को काउंटर करने की स्थिति में विश्व का कोई देश वैसे दिख नहीं रहा है, और नहीं खड़ा होते हुए कोई आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो स्ट्रेटेजिक, जो खास करके ईरान के साथ जो घटना घटी है, ये हम सब जानते हैं कि इजराइल के एग्जिस्टेंस को ईरान मानता नहीं है। और शायद उसका यही सबसे बड़ा कारण रहा
जिसके चलते आज ये स्थिति देखने को मिल रही है। और खोमेनी ने कभी भी इजराइल को एक्सेप्ट नहीं किया, वो उसको उस नक्शे से हटाना चाहते थे। और आप देख सकते हैं कि वहां पे जिस तरीके से हमास हो या हुती के माध्यम से और जो वहां पे जो हिजबुल्ला है, सारे एक एक करके वहां पे इसको एलिमिनेट किया गया इजराइल के द्वारा। तो ये चीजें हमें समझना होगा कि इजराइल और अमेरिका ने जो ऑपरेशन किया है वो एक दिन का ऑपरेशन नहीं, इनकी बहुत लंबी प्लानिंग चली आ रही थी। और उन्होंने इस पाक डे पे जो रमजान का चल रहा है उस पर अटैक किया। मुझे लगता है कि ये एक उनकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। और देखिए, और इसका जो सबसे इम्पैक्ट है मिडिल ईस्ट, खास करके जो हम लोग बात कर रहे हैं, जहां पे आर्मी बेस है यूएस के, वो सारे देश आज अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े होते हुए दिख रहे हैं। और इसीलिए आप देखिए कि कुछ जगहों पे जो एम्बेसी पे विरोध हो रहे हैं, ये हो सकता है कि और बढ़ेंगे। लेकिन जो मुझे दिख रहा है एज जो पॉलिटिकल सिनारियो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, वो ये अगर युद्ध लंबा चलता है तो इसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। लेकिन जो रिजीम चेंज करने की जो बात है, वो अभी तक ऐसा कोई स्थिति वहां पे दिख नहीं रहा है कि किस तरीके से वो लोग रिजीम चेंज करेंगे। कोई अभी तक वहां पे क्लेम भी नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये चुनौती है इजराइल और अमेरिका के लिए। ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ सर। हमारे साथ अब रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जी भी जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। मैं आपसे भी सर थोड़ा सा समझना और जानना चाहूँगी स्थिति को, क्योंकि जब हम डिफेंस के लिहाज से भी देखते हैं, जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है और बड़े पैमाने पर वेपन्स का इस्तेमाल होता है, हम नए वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, हम एआई के इस्तेमाल की बात करते हैं, लेकिन ऐसे में जब हम ये देख रहे हैं कि अब इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान पहुंच रहा है, सिविलियंस को नुकसान पहुंचता है। जिनेवा कन्वेंशन के अंदर भी ये कहा गया था कि आप सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन ये हो रहा है। सर, डिफेंस के लिहाज से आप इसे उचित ठहराएंगे या फिर वाकई में जो एक रूल लागू किया गया था कि किसी भी दो देशों के बीच में अगर युद्ध होता है तो उसका पालन होना चाहिए, इसको लेकर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी सर। जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है और शुक्रिया, आपने इतना इंटरेस्टिंग और इतना इंटेलिजेंट सवाल पूछा है। देखिए, ये इसको मैं ऐसे देख रहा हूं कि ये बिल्कुल उल्लंघन है, 100% ये उल्लंघन है, ये जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन है। एक रूसी लेखक थे लियो टॉल्स्टॉय, उनकी किताब आई थी वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस में चैप्टर 7 में पैराग्राफ 2 में लाइन 2 में उन्होंने लिखा था ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। लेकिन इस बात को, इस रीति को मैं नहीं मानता हूं एज अ फौजी, एज अ सैनिक। क्योंकि किसी भी, जब मिलिट्री, किसी भी प्रोफेशनल आर्मी दुनिया में कहीं पे भी हो, वो एक सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वो उसका, हमारी सिखलाई ऐसी होती है कि कुछ भी हो, कोलैटरल डैमेज कहीं पे भी हो, सिविलियन को नुकसान नहीं, को आंच नहीं आनी चाहिए, खरोच तो बहुत दूर की बात है। और जिस तरीके से कैजुअलिटी हो रही है, ये तो बहुत, इसको मैं बहुत गलत ठहराता हूँ। इसको जब नेतन्याहू पे वॉर क्रिमिनल का अरेस्ट वारंट जारी हो गया है और प्रेसिडेंट पुतिन पे अरेस्ट वारंट जारी हो गया है, तो ये क्या है? ये तो सिविलियंस को नुकसान नहीं होना चाहिए और मासूम, बल्कि बेकसूर लोग, बिलबिलाते हुए छोटे बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग, इसमें मैं देख रहा हूं कि ये वॉर तो और एस्केलेट होगी। अभी तो बस शुरुआत है। और अमेरिका ने सबसे बड़ी गलती क्या करी? अमेरिका ने जाते ही 24 घंटे में हेड ऑफ स्टेट, मतलब उनके सुप्रीमो अयतुल्ला खोमेनी को मार दिया। उससे क्या मकसद था? अमेरिका क्या क्या ये मकसद था कि अयतुल्ला खोमेनी का खात्मा? नहीं, अमेरिका का बड़ा मकसद था, उसका था कि वो काबू कर ले, अपना कंट्रोल जमा ले इजराइल, ईरान के अंदर एक कठपुतली सरकार वहां पे बना ले। इसकी 3 वजह मैं देख रहा हूं। एक तो तेल, दूसरी वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स पे वो कंट्रोल कर पाए, और तीसरी वजह है कि उनका दबदबा मिडिल ईस्ट के अंदर, गल्फ के अंदर रहे। जैसे कि उन्होंने कुवैत के अंदर, बहरीन के अंदर, कतर के अंदर अपने मिलिट्री बेसेस तैयार कर रखे हैं। अगर अयातुल्ला खोमेनी अभी जिंदा होते तो वो कभी अनुमति, इजाजत नहीं दे देते कि वो इन मुल्कों पे मिलिट्री बेसिस पे हमला करें, क्योंकि एक कोलैटरल डैमेज भी होता है, मिस फायर भी होता है। अरे आम जिंदगी में, शादी ब्याह में भी हम देखते हैं किसी की पिस्तौल छूट गई गलती से, तो ये तो बहुत बड़ी वॉर है। यहाँ पर अगर आप टारगेट आपने बनाया, अगर अमेरिका मिलिट्री बेस, आप देख तो लीजिए आप किस देश में आप फायर कर रहे हैं सर। लेकिन ईरान भी तो अभी कह रहा है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हम इसका रिवेंज लेंगे। जो वॉर अली सर, ईरान रिवेंज की बात कर रहा है सर, वो कह रहा है कि हम चुप नहीं बैठेंगे। और जो अभी अंतरिम सरकार वहां पर तय हुई है, उनकी ओर से भी कहा गया है कि शांत बैठने की स्थिति नहीं है। देखिए, अब
दोनों तरफ से आग भड़की हुई है। ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा, ये भूल जाइए। जब वो देख रहे हैं कि 86 ईयर ओल्ड अयातुल्लाह khomeini साहब, जो कि एक डिकेड तक वो राष्ट्रपति भी रहे, जिनका राइट आर्म उनका पैरालाइज था क्योंकि उनके ऊपर असैसिनेशन प्लॉट्स हुए थे, वो 3 साल एग्जाइल में तड़ीपा लेकर आए हैं। वो 6 मरतबा इनको अरेस्ट कर रखा है। जब वो ही उन्होंने सरेंडर नहीं किया, वो मरते दम तक लड़े। मेरे ख्याल से अबाउट टाइम एक्चुअली अमेरिका की जो दादागिरी है ना, कि अब जब मर्जी आपको जो मर्जी जैसे भी मैं करूंगा। आपने 100 देशों पे मिलिट्री एक्शन करा है, अब तक कोई खड़ा नहीं हुआ अमेरिका के खिलाफ। आपने क्यूबा में क्या करा? आपने चिली में 1973 में सत्ता पलट कर दी। आपने ईरान में भी पहले 1953 में सत्ता पलट कर रखी है, बाय द वे। आपने 2001 में अफगानिस्तान से तालिबान को भगाया, ठीक है, वो अलग बात रही। आपने 2003 में इराक में क्या किया? आपने लिबिया में जनरल गद्दाफी को मार दिया परमाणु हथियार बोल के। परमाणु हथियार मिला क्या? कोई नहीं मिला। आपने अल्टीमेटली आपने क्या कर, आप किसी भी मुल्क के किसी भी राष्ट्रपति को यूं उठा लोगे रातों रात, उसके अगर कोई सत्ता पसंद नहीं आ रही है आप बदली कर दोगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरे ख्याल से अमेरिका अबाउट टाइम कि कोई तो खड़ा हो अमेरिका के खिलाफ। तो मेरे ख्याल से अयातुल्लाह khomeini उन्होंने गिव अप करा, ठीक है, मैंने गिव अप नहीं करा, तो बाकी उनके बेटे मुश्तबा क्यों गिव अप करेंगे? ठीक है सर, लौट रही मैं आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है सामने, तो वो भी अपने दर्शकों को बताते चले कि ईरान का अमेरिका के साथ में बातचीत से इनकार है। अमेरिका के साथ में बातचीत नहीं करेगा ईरान। खामेनेई के गुनहगार अंजाम भुगतेंगे, ईरान की ओर से स्पष्ट किया गया है। और देखिए, ये कह दिया गया है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन ईरान अभी भी घुटने टेकने को तैयार नहीं, किसी बातचीत के लिए तैयार नहीं है। और ये सीधा सीधा कहा जा रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ईरान पीछे नहीं हटेगा, रिवेंज लेगा, इसका अंजाम अमेरिका को भी भुगतना होगा। ये ईरान की ओर से स्पष्ट किया गया है। ईरान का अमेरिका के साथ बातचीत से इनकार सामने आया है। तो इंटरेस्ट दिखाने से मना कर दिया है ईरान ने कि कोई बातचीत नहीं होगी इस मामले पर। और अमेरिका को धमकी तक दी गई है। एक बार फिर से मेहमानों का हम रुख कर लेते हैं। हुसैन जावेद जी का फिलहाल मैं रुख करना चाहूंगी। हुसैन जावेद जी, अभी हम देख रहे हैं कि अब ईरान की ओर से भी लगातार ये अब कोशिश जरूर की जा रही थी कि अगर पूरा समर्थन उन्हें तमाम मुस्लिम देशों का मिल जाता तो शायद ये स्थिति न हो पाती। ईरान थोड़ी सी मजबूती के साथ इस जंग को लड़ सकता था, या अयातुल्लाह अली खामेनी की मौत इतनी आसानी से नहीं होती। ईरान की जमीन को कब्जाना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण बताया जाता है कि आप वहां पर जाकर तुरंत ही तख्ता पलट नहीं कर सकते, जो अमेरिका रिजीम चेंज की बात कर रहा है। लेकिन ये हुआ क्यों? बाकी के मुस्लिम देशों ने साथ क्यों नहीं दिया खुलकर? देखिए, इसमें सबसे जो है ना, एक बहुत ही इसमें अहम बात है कि अभी जो हमने एक तरह का मर्डर देखा है, एक तरह का कत्ल हुआ है खामनेई साहब का, उसमें भी कई बातें अभी इस तरह की सामने आ रही कि कई गल्फ के कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थे और वो अमेरिका इसराइल के साथ भी थे। कहीं ना कहीं वो इस तरह का उनका था कि नहीं, इस तरह की बातचीत होनी चाहिए, मसला इस तरह हल होना चाहिए, लेकिन अंदर से उनकी सपोर्ट ईरान के लिए बिल्कुल भी नहीं थी। और जो कुछ ईरान में 2 दिन में हुआ है, तमाम जो गल्फ के कंट्रीज है उनको अमेरिका ने ऑन बोर्ड लिया है। शाह साहब ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक कर रहा हूँ। ये अमेरिका जंगल का लॉ लेके आ गया यहाँ पे, और अब इनके पास कोई एग्जिट स्ट्रेटजी भी बिल्कुल नहीं है। देखिए, ईरान को कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई मुस्लिम कंट्री उसकी सपोर्ट करेगा और उसके बाद जो ईरान अपने आप को सेव करने का, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे थे, वो अपने ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं। आज भी वो अपनी जंग जो है वो खुद इस तरह से लड़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ईरान इराक नहीं है, ना वो इराक है, ना वो वेनेजुएला है, ना वो शाम है। उनके पास एक सलाहियत है, और ये जो कौम है इसके अंदर एक तरह का जज्बा है, क्योंकि इनके पीछे हजारों साल की एक तरह की सिविलाइजेशन भी है, और इस्लामी इनकलाब का भी जो है वो जो एक जज्बा होता है वो उनके अंदर है। तो जो अमेरिका है, अब आपने खुद बताया कि अमेरिका ने उनको ऑफर की कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। बंदा पूछे कि आपने वहां पे इतना बड़ा कांड कर दिया, उनके जो सबसे बड़े स्पिरिचुअल लीडर है उनको आपने इस तरह से मार दिया, अब आप ईरान से बात क्या करेंगे कि जी हम आपको एक नई हुकूमत देंगे, हम आपको नई पार्लियामेंट देंगे, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन देंगे। अब इस बातों की गुंजाइश नहीं रहेगी है बिल्कुल भी। अब तो मैं समझता हूँ कि ये जंग बहुत लंबी चलने वाली है, और ट्रंप और नेतन्याहू अब ये दोनों यहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि हमें तो लगा था कि हम वहां जाएंगे और हमें वहां पे इस तरह का रेड कारपेट मिल जाएगा और हम सीधा
तेहरान के अंदर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब ये जंग जितनी लंबी जाएगी, चाहे एक हफ्ता जाए, 2 हफ्ते जाए, एक महीना जाए, एक एक दिन जो है वो अमेरिका और इसराइल पे भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अमेरिका के अंदर ट्रंप की कोई सपोर्ट नहीं रहेगी है। सिर्फ जो है 25% जो अमेरिकन है वो इस जंग को सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी बिल्कुल इस जंग के खिलाफ है। क्योंकि ट्रंप कहते क्या थे कि मैं तो कोई जंग नहीं चाहता, मैं तो हर एक से बातचीत चाहता हूं, मैं तो डील चाहता हूं। तो ये उन्होंने अमेरिका को एक नई जंग में धकेल दिया, और वो भी किसी मनसूबाबंदी के खिलाफ। ठीक है, आपने वहां पे अटैक किया, ठीक है, आपने वहां पे खमनाई को वहां से आपने पूरे पिक्चर से हटा दिया, लेकिन इसके बाद क्या है? आपके पास बैकअप प्लान क्या है? क्या आप वो जो शहनशाह का बेटा है उसको लाएंगे यहाँ पे? उसको जानता कौन है यहाँ पे? कोई भी नहीं जानता है यहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा इन्होंने मिस कैलकुलेशन की है, जैसे इन्होंने इराक में भी की थी, जैसे इन्होंने से पहले अफगानिस्तान में भी की थी। उनके पास कोई पॉलिसी नहीं होती है। और अब अमेरिका, और एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जो है ना जी, वो ये कि अमेरिका की जंग नहीं है ये अमेरिका इसराइल की जंग यहाँ पे लड़ रहा है। इसमें अमेरिकन अवाम का कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। तो मैं यही समझता हूँ कि अमेरिका फंसता जाएगा, क्योंकि जंग तो उन्होंने अपनी टर्म्स पे स्टार्ट की है, लेकिन अपनी टर्म्स पे वो इसको खत्म नहीं करेंगे। और एक और बात यहाँ पे अभी बात हुई कि चीन रूस जो है वो इस तरह चुप बैठे हैं, उन्होंने कोई खास किस्म की बात नहीं की। अभी कितने दिन हुए हैं इस जंग को? 24 घंटे, 48 घंटे, और उस पर हम किसी ऐसे रिजल्ट पे पहुंच जाए कि चीन रूस कोई इस तरह का किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। अभी आप देखिएगा, और हमेशा जो इस तरह का महाज बनता है, इस तरह के फ्रंट बनते हैं, अंडर द कारपेट बहुत कुछ चल रहा होता है। तो अभी तो मैं वही कहूंगा, एक तरह की पार्टी शुरू हुई है, और अमेरिका के लिए फ्रस्ट्रेशन आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, हुसैन सर लौटूंगी मैं आपके पास। प्रोफेसर साहब, मैं एक बार फिर से आपका रुख कर रही हूँ। मनोज सर, जब हम इस तरीके की स्थितियों को देखते हैं और उसके बाद हम सिचुएशंस को समझने की कोशिश करते हैं, चर्चाएं करते हैं, तो बहुत सारी बातें निकल करके सामने आती है। अभी हमने जैसे कि देखा कि ईरान ये सीधे सीधे कह रहा है कि अमेरिका बातचीत करना भी चाहता है, लेकिन हम नहीं चाहते, हम इससे सीधा इनकार कर रहे हैं। अब अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी, इसका खामियाजा बल्कि अमेरिका को उल्टा भुगतना पड़ेगा, वो अंजाम के लिए तैयार रहे। ईरान अभी भी दहाड़ रहा है, और इसी वजह से बार बार ये कहा भी जा रहा है कि क्या वाकई में घायल शेर को छेड़ने का काम किया गया है, क्योंकि इसका खामियाजा अब ट्रंप को आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा। हमने देखा था कि 1970 के समय में जब प्रेसिडेंट हुआ करते थे जिमी कार्टर, उनकी सत्ता बदली सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उन्होंने एक कदम उठाया, ईरान में क्रांति छिड़ी। उसके बाद उनकी सियासत की वो कुर्सी उन्होंने अपने हाथों से गंवा दी जब 1980 के दशक में चुनाव हुए थे। क्या कोई इसी तरीके का अंजाम ट्रंप को भी भुगतना पड़ सकता है? उनकी भी सत्ता की वो कुर्सी छिन सकती है, जिसके लिए वो इतने सारे गेम प्लान कर रहे हैं। देखिए सुरभि जी, हम सब जानते हैं कि अमेरिका में जिस तरीके से ट्रंप 2.0 आने के बाद से जिस तरीके से उनकी कथनी और करनी हम सब पूरा वर्ल्ड देख रहा है, और डे बाय डे उनका जो पॉलिटिकल ग्राफ है वो डिटोरिएट हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि वहाँ का सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस तरीके से उनके खिलाफ जजमेंट दिया टैरिफ को लेके, तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका में उनका पॉलिटिकल जो एक जिस तरीके से इलेक्शन जीत के आए थे उसके बाद उनका डिटोरिएशन शुरू हो चुका है। और शायद उसी को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार से आज उन्होंने ईरान पे जो अटैक किया है, क्योंकि देखिए हमें ये समझना होगा कि अमेरिका का जो, देखिए हर राष्ट्र का एक अपना नेचर होता है और उसकी एक अपनी हेजेमनी होती है। तो अमेरिका ने हमेशा से इस वर्चस्व को प्राप्त करने के लिए हर स्तर तक जाने का प्रयास किया, और ये पूरा विश्व इसको जानता है। और उसमें ऑब्वियस है कि जिस तरीके से इजराइल ने एक तरीके से अमेरिका को इसमें इन्वॉल्व करके ईरान के इस युद्ध में जो दोनों के सहयोग से ये सारी चीज़ें जो हुई हैं, वो नो डाउट। और मैं मानता हूं कि अभी जो हमारे दो वक्ता जो बोल रहे थे कि देखिए युद्ध शुरू करना तो एक देश के हाथ में होता है, लेकिन समाप्त करने के लिए जब तक दोनों देश सहमत नहीं होंगे तब तक समाप्त होने का कोई डेट फिक्स नहीं कर सकता। तो ये एक असमंजस हम सबको देखने को मिल रही है। लेकिन ठीक है सर, मैं इस बीच आपके पास लौटूंगी। एक बड़ी खबर पहले बता दें कि महायुद्ध के बीच में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान सामने आ चुका है। विदेश मंत्रालय मिशन मोड में है। ये रिजिजू की ओर से कहा गया, भारतीय को सुरक्षित लाया जाएगा, सरकार फंसे हुए नागरिकों की मदद कर रही है, हर भारतीय की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। अब भारतीयों को सुरक्षित लाने की तैयारी की जा रही है, सरकार फंसे हुए नागरिकों की मदद कर रही है। तो फिलहाल देखिए, इस मामले में एक और बड़ी खबर हम आपको युद्ध के तहत ही बताते चले कि आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का एक बड़ा नेता मार गिराया गया है। हिजबुल्लाह नेता मोहम्मद राद मारा जा चुका है। इजरायल के हमले में मोहम्मद राद की मौत हो चुकी है। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का ये बड़ा नेता मार गिराया गया है।
तो फिलहाल एक बार फिर हम मेहमानों के पास चलते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर साहब, मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात जरूर पूरी कीजिएगा, लेकिन इस पर भी प्रकाश डालेगा कि अब तक जो भारतीय लोग फंसे हुए थे वहां, और ऐसे में अब उनको बचाने की कोशिश के लिए भारत सरकार कदम उठा रही है। क्योंकि हमने देखा कि इजराइल में खासतौर पर सोनल चौहान की फंसे होने की खबर मिली, जो कि एक्ट्रेस है। पीवी सिंधु फंसी हुई हैं, और उनके साथ साथ अभी न जाने कितने भारतीय ऐसे हैं जो कि फंसे हुए, और ईरान में भी कुछ अभी भी भारतीयों के फंसे होने की खबरें मिली, वीडियोज जारी हो रही है। इस पर भी जरा प्रकाश डालिएगा सर। सर आपका ऑडियो म्यूट है। आवाज आ रही है मेरी? जी 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 बिल्कुल सर। हाँ देखिए सुरभि जी, भारत एक सॉवरेन स्टेट होने के नाते यहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो अपने नागरिकों की चिंता सबसे पहले करनी होगी। और अभी जिस तरीके से स्थिति मिडिल ईस्ट और ईरान में जो घटनाएं घट रही हैं, ये एस्केलेट होगा और आगे बढ़ेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि कल कैबिनेट की मीटिंग हुई है और उसमें आज भारत सरकार ने, एमईए ने जो ये पोजीशन लिया है कि हम अपने नागरिकों को सुरक्षित तरीके से वहां से लेके निकाले, तो उसी के क्रम में एक प्रयास है। क्योंकि ऑब्वियसली कि सरकार के पास बहुत सारे इनपुट आते हैं, और अभी जिस तरीके से हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, तो ये जिस तरीके से ईरान ने बातचीत करने से मना किया है, तो ये इसका मतलब ये है कि आगे ये रिटेलिएशन और बढ़ेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो भी जिस भी देश के नागरिक वहां पे हैं, उनको ये लोग सेफली पैसेज देके निकालने का प्रयास करेगा। उसी क्रम में ये एक अभी का जो आपने ब्रेकिंग न्यूज दिखाया, लेकिन जो मैं लास्ट में जो बात हम कर रहे थे कि देखिए, युद्ध में जाने के लिए कोई भी देश जाना नहीं चाहता, लेकिन हमें समझना होगा कि आखिर ये स्थिति उत्पन्न क्यों हुई। और ये स्थिति उत्पन्न होने के पीछे अगर आप देखिए तो 2-3 कारण हैं। एक तो जो हिस्टोरिकली और जो सिविलाइजेशनल क्लैश है इजराइल और खास करके ईरान का, और खास करके वहां गाजा और फिलिस्तीन का, तो इसको भी हमें जोड़ के देखना पड़ेगा। आप देखिए 2003 में जो घटना घटी थी, और अभी रिसेंटली जिस तरीके से वहां पे हमास ने जो अटैक किया था, उसके बाद से सबने कोशिश किया कि किसी भी तरीके से हम ईरान के खमेनी के साथ बातचीत करें, लेकिन वो अपने शर्त के आगे झुकने को तैयार नहीं थे। और शायद यही एक सबसे इम्पोर्टेंट कारण बना। और जो सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा जो कारण था कि जिस प्रकार से वहाँ पे जैसे हिजबुल्ला हो गया, हुती हो गया, और जो वहाँ का जो हमास है, वो तीनों ने मिल के जिस तरीके से इजराइल को, और खास करके जो भी उसके जो रूट्स हैं, जो बिजनेस रूट्स हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहा है। और ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया कि इसका फंडिंग ईरान ही करता है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं कारण बना जिसके चलते आज ये स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए युद्ध सोल्यूशन नहीं होता। तो जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने आगे तो बढ़ गए, लेकिन अब इसमें किस तरीके से इसको शांति की तरफ लेके जाते हैं, एक बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल है। और इसमें मुझे लगता है कि आने वाले समय में स्थिति और भयावह होगी, क्योंकि हमें पता है कि जो अभी जिस तरीके से जो ईरान का जो जियो पॉलिटिक्स है, जो उसका लोकेशन है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके चलते पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था भी प्रभावित पड़ेगी अगर ये खास करके ये घटनाएं और तेजी से आगे बढ़ती हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि आज पूरा वर्ल्ड एक अस्थिरता की तरफ जा रहा है। क्योंकि आप देखिए तो उधर रसिया यूक्रेन क्राइसिस में है, इधर मिडिल ईस्ट और ईरान आ गया, अमेरिका इसमें घुस चुका है, इजराइल घुसा हुआ है, और इसका इम्पैक्ट लगभग विश्व के सारे देशों पे पड़ेंगे। जी सुरभि जी। ठीक है सर, लौटूंगी मैं आपके पास। अब हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट क्योंकि अली शाह जी भी जुड़े हुए हैं। तो सर मैं एक सवाल ये भी ज़रूर पूछना आपसे चाहूँगी, क्योंकि हमने देखा था कि जब ईगल क्लॉ ऑपरेशन चलाया गया था, और जिस दौरान ये ईरान में क्रांति हुई थी, मैं उस समय की बात कर रही हूँ, उस दौरान अमेरिका को फेलियर हाथ लगा था। और उस वक्त भी उस ऑपरेशन में भी ना केवल फेलियर मिला था, लेकिन जो लोग बंदी बनाए गए थे वहाँ पर, उनको बचा पाने में पूरी तरीके से उसमें भी वो सक्सेस नहीं हो पाए थे। उसके बाद से खूब किरकिरी हुई थी अमेरिकी सरकार की, और हमने महीनों तक अमेरिकी सरकार को ट्रोल होते हुए उस दौरान देखा था। क्या वो तस्वीर रिपीट होती हुई आपको नजर आती है? कहीं कोई ऐसा ऑपरेशन ना हो जाए कि अमेरिका को वाकई में अब यहाँ मुंह की खानी पड़ जाए? देखिए, अमेरिका बहुत शक्तिशाली है, मुकीशा। ईरान भी कुछ काम नहीं होगा, ईरान में वो सैन्य शक्ति नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन वो मनोबल से वो मेंटली हार नहीं मानेगा, वो लड़ता रहेगा वो बिल्कुल। लेकिन तो सर सिविलियंस का सपोर्ट भी तो जरूरी है कि आगे अगर चुनाव जीतने हैं तो उसका सपोर्ट भी तो जरूरी होगा। बात सही है, सपोर्ट जरूरी है, लेकिन प्रोफेसर साहब ने बोला कि देखिए, युद्ध कभी भी कोई हल होता नहीं है।
एक फौजी आदमी आपको बता रहा है जो सरहद पे रहा है, जिसने खून खराबा देखा है, जिसने अपने साथियों को अपनी बाहों में मरते हुए देखा है, जिसने गोलियां उड़ते हुए देखी हैं, जिसने सबसे मुश्किल काम मैंने सेना में क्या करा था, सरहद पे रहा था, गोलियां देखी थी, हम देखा था, वो मुश्किल काम इतना लगा नहीं। जब बेटा आपका, भाई आपका, पिता इस दुनिया में अब नहीं है, तो वो जो चीख पुकार की आवाजें होती थी वहां से, उस तरफ से आती थी फोन से, वो अब तक मेरे को याद है, और आज तक मेरे को इसके सपने आते हैं, और मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं आज तक। जी। तो मुझे मालूम है कि ये कितना भयंकर, कितना खराब है ये। और जिस तरीके से मासूमों की हत्याएं होंगी इस युद्ध के अंदर, भाई आप अंदाजा नहीं लगा सकते जिस तरीके से मासूमों की जाने जाएंगी। हम्म। आपने जिनेवा कन्वेंशन की बात की थी ना कुछ टाइम पहले, जी जिनेवा बिल्कुल। कन्वेंशन में पहले ये है कि भाई आप ये बिल्कुल जिनेवा कन्वेंशन के खिलाफ होएगा बिल्कुल। और यहां पर एक के बाद एक भलाई ईरान के साथ हम कल तक देख रहे थे, आज सुबह ही बस हमने देखा, ये यमन जो खुद छोटा सा मुल्क है, बेचारा गरीब मुल्क है, उसका थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला। लेकिन आपको मैं एक सरल भाषा में एक बात बताता हूँ। देखिए, रेस कोर्स होता है, रेस कोर्स में हर तरह घोड़ा होता है, उस पर कोई पैसे लगाता नहीं, कोई दाव लगाता नहीं है उसके ऊपर। जी। सब जीतते हुए घोड़े पे दाव लगाते हैं, चाहे कितना भी खूबसूरत प्यारा घोड़ा हो, आपको पसंद आ रहा हो, लेकिन आप उस पर वार नहीं लगाओगे, उस पर आप ऐसे नहीं लगाओगे। इसीलिए सबको मालूम है ये बात, ईरान को भी मालूम थी, ऐसी बात नहीं है ईरान को नहीं मालूम थी। ईरान ओवर एम्बिशियस बन रहा था कि मैं जीत जाऊंगा, नहीं, ईरान को मालूम था कि खात्मा होएगा, लेकिन मरते मरते हम, मैं लड़ते लड़ते मरूंगा। ईरान की ये थी फिलॉसफी, और ईरान ने जंग लड़ी बिल्कुल, और बिल्कुल मरते दम तक। उनके जो मिसाइल्स का जखीरा है, कोई तोड़ है ही नहीं उनका। हम्म। तो अल्टीमेटली इलेक्शंस की जो आप बात कर रही हैं, ये इलेक्शन आएंगे बाद में, हो सकता है ये इलेक्शन डिले भी हो जाए हम्म। वॉर की वजह से। वॉर जोन में इलेक्शन होते नहीं है वैसे। तो ये जैसे कि आप इजराइल में और ईरान की इलेक्शन में नेतन्याहू तो जा चुके थे, उनको हम्म। जेल हो जाती नेतन्याहू को, लेकिन नेतन्याहू पे करप्शन चार्जेस थे। नेतन्याहू ने जंग लंबी खींची, वहां पे गजा पट्टी में मारते गए, मारते गए, मारते बिल्कुल। गए। कितने बेकसूर, कितने खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, कितने लाचार लोग मारे गए इसके अंदर। लेकिन नेतन्याहू को अपनी गद्दी की चिंता थी, हम्म। उनको इलेक्शन वहां पर नहीं करवाने थे। अगर जंग वहां पे खिंचती तो वहां पे इलेक्शन नहीं होते। हम्म। तो वो और जंग खींचते, मासूमों की जान जाती रहे, कोई बात नहीं, मेरे को मेरी गद्दी प्यारी है, हम्म। मैं अपनी गद्दी पे राज ठीक करूंगा, है। कोई बात नहीं। तो इलेक्शंस की बात नहीं होती, इलेक्शन तो इलेक्शन तो तब होंगे ना जब वॉर जोन नहीं होएगा वो। हम्म। आप ये बताइए कि यूएई की क्या गलती थी? यूएई पे हमला कर दिया ईरान ने, यूएई में तो अमेरिकी मिलिट्री बेस है नहीं। तो बेसिकली अभी ईरान को चढ़ा हुआ है जोश और गुस्सा, ईरान पगला गया है बिल्कुल कि भाई अब मैं तितर बितर हर जगह पे फायर करूंगा, मुझे परवाह नहीं है। तो मतलब डर को उतना मत डराओ कि डर ही निकल जाए, बिल्कुल। ये वाली बात है। और अमेरिका ने वही गलती करी है, अमेरिका ने वो एक गलती करी है, खामियाजा भुगतेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, अगर अमेरिका ईरान का नक्शा भी बिठा दें, क्या जीत अमेरिका की होगी? कतई नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अमेरिका जो चाह रही थी, क्या उसको मिलेगा? शायद ना मिले। अब बातचीत से अगर वो हल निकालते, शायद मिल भी जाता फिर भी। अब तो भूल ही जाओ, अब तो सवाल पैदा नहीं होता भाई। हम्म। अब तो क्योंकि दोनों तरफ से कोई झुकेगा नहीं, कोई घुटनों के बल आएगा नहीं, कहीं पे कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है। तो जिस तरीके से अभी स्थिति जा रही है, अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो चालू है भाई, दूर खान एयर बेस है, ये वही एयर बेस है जो पे हमने ऑप सिंदूर में उड़ाई थी। ठीक है सर। 10 हुसैन महीने सर। लग गए, इन्होंने मेहनत करी। हाँ ठीक है हुसैन सर, अब मैं आपका रुख करती हूँ, और ये सवाल आपसे इसलिए भी मैं पूछना चाहूँगी क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी कई देशों के अपफ्रंट होकर के बोलने या फिर निंदा करने और इस वॉर में इन्वॉल्व होने की बात सामने आ रही है। लेकिन हमने देखा कि जो अटैक हुआ ईरान पर, वो इजराइल के कंधों पर बंदूक रख करके चलाई गई अमेरिका की ओर से। अमेरिका अपने आप में इतना पावरफुल है, उसे इजराइल की इतनी जरूरत क्यों पड़ गई? अगर हमला करना था तो सीधे तौर पर क्यों नहीं किया गया? आपको क्या लगता है? देखिए, जब जब यहाँ पे ईरान की बात होगी ना, फिर आप इसराइल और अमेरिका में फर्क ही ना करें, क्योंकि फिर उनका जो मकसद है वो एक ही है। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है कि इसराइल जो है वो कई चीजों को मजहबी हवाले से भी इस तरह देख लेता है कि असल में हमने अपना ग्रेटर इसराइल जो है वो हमने उसको हासिल करना है। ये वो इस तरह खुलेआम बिल्कुल कहते रहे, लेकिन दोनों का जो एक ज्वाइंट किस्म का दुश्मन था वो ईरान ही था, और इसमें कोई शक नहीं है। और दोनों ने ही एक दूसरे के कंधे के ऊपर बंदूक रखी है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा इसराइल ने अमेरिका को ज्यादा इस्तेमाल किया है।
मैं तो मतलब यहाँ पर यही कहूंगा। और इसमें एक बात और है, मैंने अभी शाह साहब की बात सुनी है, तो मैं उसमें यही कहूंगा कि सबसे बड़ी जो एक अफसोसनाक बात है, मैं समझता हूँ कि ये 9/11 के बाद एक 25 साल बाद दूसरा मौका है जब पूरी जो दुनिया है ना, वो उस वक्त एक ग्लोबल डिप्रेशन का शिकार हो गई है। कि मतलब ये हुआ क्या है, क्या इस दुनिया में कोई असूल है, क्या इस दुनिया के अंदर कोई यूएनओ है? बिल्कुल एक आप कह लें कोई ग्लोबल ऑर्डर ही नहीं है, लॉ ऑफ जंगल है। और जब इस तरह की सूरत हाल होती ना, फिर आप बिल्कुल कोई चीज तय नहीं कर सकते। शाह साहब ने सही कहा बिल्कुल कि भाई जो फौजी होती हैं उनको जेनेवा कन्वेंशन की पैरवी करनी चाहिए, लेकिन सर बात तो वही है कि जब इस तरह के हालात हो जाए, कोई भी किसी भी तरह का कन्वेंशन अब बिल्कुल एप्लीकेबल रहा नहीं है, और उसकी सारी जो जिम्मेदारी है वो अमेरिका और इसराइल पर आयद होती। तो मैं समझता हूँ, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन बात इसमें यही है कि हमने शाम में भी देखा 5 लाख शामी जो थे वो इस तरह से मारे गए। इराक में 10 लाख लोग 2003 के बाद इस तरह मारे गए। तो अब जो ईरान है, यहाँ से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो ये किसी के हक में नहीं है, किसी की भी हक में नहीं है। और हिस्ट्री कभी भी यहाँ पे माफ नहीं करेगी नेतन्याहू को और ट्रंप को। ठीक है प्रोफेसर साहब, अब मैं एक बार फिर आपके पास आ रही हूँ। सर एक ये भी सवाल है कि वेनेजुएला, ग्रीनलैंड, ईरान, तो अब अगला नंबर किसका हो सकता है? क्योंकि अमेरिका तो यहाँ रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अमेरिका धीरे धीरे अपनी पावर को बूस्ट करने की कोशिश में है, अपने आप को सुप्रीम लीडर बताते हुए वो पूरे ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड वाइड वो दुनिया पर ही राज करने के इरादे से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो सर ऐसा कैसे मुमकिन हो पाएगा? अगला नंबर किसका होगा? इसका कोई ऑल्टरनेट तैयार हो पाएगा क्या कि अमेरिका अगर कहीं ना भी खड़ा हो तो बाकी के देश एकजुट एक साथ अमेरिका के खिलाफ आ जाए? देखिए सुरभि जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आज पूरे वर्ल्ड में जहां जहां कन्फ्लिक्ट है, जहां जहां पे इस तरीके की संघर्ष चल रही है, अगर आप उसका माइन्यूटली स्टडी कीजिए तो वहां पे हर जगह अमेरिका आपको दिखेगा। तो ये चीज कहना कि अमेरिका इसके बाद नेक्स्ट कहाँ है, तो आप समझ सकती हैं। अगर हम साउथ एशिया रीजन को ही देख लें, वो चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, और अभी मिडिल ईस्ट में ये घटनाएं देखने को मिल रही है, रसिया यूक्रेन में देखने को मिल रही है। तो ये चीज कहना, क्योंकि देखिए ये अमेरिका की उसका एक पॉलिसीज है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि उसका जो प्रोडक्शन है वो डिफेंस का प्रोडक्शन है, और जब तक युद्ध नहीं होगा तब तक उसका इकोनॉमी रोटेट कर नहीं सकता है। तो आप इस चीज को भी आप देख सकती हैं कि जिस तरीके से जो देश उसको चैलेंज दे सकते हैं। अगर आप देखिए अर्थव्यवस्था में तो 17 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाइना है, लेकिन और 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी अमेरिका है। लेकिन आज देखिए कि जिस प्रकार से इसने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खड़ा करके वेनेजुएला में जो घटनाएं घटी, वहां पे आप समझिए वहां पे चाइना का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट था। तो इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? चाइना के ऊपर पड़ेगा। रसिया ऑलरेडी यूक्रेन से क्राइसिस है, तो आप देख सकते हैं वेनेजुएला में भी वहां पर रसिया का इन्वेस्टमेंट था। उसी प्रकार से अभी ईरान में भी चाइना का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट था। तो अभी जिस तरीके से जो अटैक किया गया इजरायल, और तो इसके पीछे अगर देखें तो शुद्ध रूप से इकोनॉमिक कारण है। ये हमें दिख रहा है कि ये इस चीज की लड़ाई लड़ी जा रही है कि हम वहाँ पे पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, वहाँ पे इंटरनल जो सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी में अनरेस्ट है, उसको ठीक करना चाहते हैं। लेकिन उसके पीछे का जो हिडन एजेंडा है वो है इकोनॉमिक एजेंडा है, वहाँ का तेल है और वहाँ का गैस है। तो अमेरिका इन सब चीजों पे अपने हेजेमनी को मेंटेन रखने के लिए इस तरीके की चीजें करते आया हुआ है और करते आ रहा है। इसीलिए तो अभी सर क्या ये कहा जा सकता है कि ये एक बड़े तूफान के पहले का सन्नाटा है जो रूस और चीन अभी शांत बैठे हुए, एक बड़ी रणनीति चल रही है पीछे कि अमेरिका का अगर सामना करना है तो रणनीति के साथ ही आपको मैदान में उतरना पड़ेगा? देखिए आज के डेट में हर देश की अपनी एक रणनीति होती है, और वो सबसे पहले अपने आंतरिक संरचना को देखना चाहता है। तो आप देख सकते हैं कि विश्व के जितने भी देश हैं, क्योंकि किसी भी देश की जो विदेश नीति है वो इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर ही तय होती है। अगर हम भारत की तुलना करते हैं तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे हर 5 साल पे चुनाव होता है। अब चाइना को देखिए तो वहाँ पे कोई इलेक्शन का प्रोसीजर नहीं है। रसिया में आप देख सकते हैं क्या है, अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है। तो ये सारी चीजें फॉरेन पॉलिसीज को तय करती हैं। तो मुझे लगता है कि जो व्यक्ति का जो रोल होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, कि वो किस माइंडसेट का आदमी है, उसका अप्रोचेस क्या है, तो ट्रंप एक बिजनेसमैन के रूप में स्थापित है। वो नो डाउट अमेरिका के हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, लेकिन वो सबसे पहले अपने आप को एज ए बिजनेस के रूप में एस्टेब्लिश किया है, और उसी के आधार पे वो आप देखिए उनकी जितनी भी पॉलिसीज है या जहां जहां पे भी वो डील करते हैं उसके पीछे उनका आर्थिक आधार ही होता है। तो मुझे लगता है कि इन सब सारी चीजों को ध्यान में विश्व के सारे देश स्टडीज कर रहे हैं कि और देखिए रियलिज्म, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रियलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मेरा तुरंत इंटरेस्ट कैसे फुलफिल होगा, और हर देश के अपने इंटरेस्ट है, और इसी का फायदा शायद अमेरिका जैसे देश को मिलता है, क्योंकि हर देश की अपनी अपनी जरूरतें हैं। और नो डाउट आज तकनीकी रूप से और डिफेंस के रूप में
अभी भी वर्ल्ड में अगर हम तुलना करें तो अमेरिका इज द नंबर 1 कंट्री है, तो उसका भी उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज का बेनिफिट मिलता है। जी सुरभि जी। अब अली सर, एक रिएक्शन डिफेंस के लिहाज से जानना ये ज़रूरी हो जाता है कि हम देख रहे हैं कि यूएई की इसमें क्या गलती थी। दुबई पे जो अटैक हुआ, एयरपोर्ट पर अटैक हो गया, पाम जुमायरा पर अटैक हो गया, ऐसे में जो सिविलियंस उन होटल्स में रह रहे थे, और ये भी कहा गया कि न जाने यहाँ पर कौन से स्पाई रह रहे हों, इस वजह से भी इन जगहों को चिन्हित किया गया था, टारगेट किया गया था, या हमले हो रहे हैं। लेकिन जब इस तरीके के हमले होते हैं तो यहाँ न केवल जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन आप एक नई दिशा उस युद्ध की खोल रहे हैं, और ये आने वाले समय में भी फिर तो देखने को मिलेगा। ये युद्ध की स्थिति तो रुकेगी नहीं कहीं जाकर के, क्योंकि आज आपने अगर सिविलियंस को निशाना बनाया तो कल को फिर दोबारा से किसी देश के मिलिट्री को ये कहा जाएगा कि आप कुछ भी मत देखिए। वही कहावत सही साबित होती हुई नजर आएगी कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। आपकी बात बिल्कुल सही है सुरभि जी। देखिए, इस बात की मैं निंदा करता हूं कि यूएई में जो इस तरीके से हमले हुए हैं पाम्स में और होटल में, वहां पे बिल्कुल ये गलत बात हुई। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है कि भाई वहां पर स्पाई बैठे होंगे। अजम्पशन इज द मदर ऑफ ऑल मैसअप्स। सबसे बड़ी गलती आप अजम्पशन करते हैं जी। और देखिए, ये मुल्क अभी फिलहाल तो चुप बैठे हुए हैं। इन्हें रिटेलिएट नहीं करा कि आपने हम पर हमला किया तो हम भी आप पे हमला करेंगे, क्योंकि वो मुल्क भी जानते हैं कि इन्होंने मिलिट्री बेस, इनकी इंटेंशन मंशा क्या थी। लेकिन वो गलत बात है कि आपने, तो ठीक है, समझ में भी फिर भी आ रहा है कि अगर कुवैत, बहरीन, कतर के मिलिट्री बेसिस के ऊपर अगर वो हमला चूक जाता, फर्ज करिए, होता है, अक्सर ऐसा होता है। भाई मैं तोपखाने से हूं, मैं रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी से हूं। अक्सर ग्रिड रेफरेंस पास करने में या कैलकुलेशन करने में आपका 19-20 में भी 19-20 बहुत छोटा फर्क होता है। अगर पिस्टल छोटी वेपन है तो मिसाइल तो बहुत लंबी ले रही वेपन है। अगर चूक गया, आपका निशाना चूक गया और आपका निशाना, अरे मेरा मतलब था दुश्मन को मारना, मैंने दोस्त को मार दिया, फ्रेंडली फायर में भी बहुत लोग गए हैं, तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? कैसे? क्योंकि समय का भाव है सर जी, हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे उस बात को। तो फिर इस बात की मैं सख्त निंदा करता हूं कि निर्दोष लोगों की जो हत्या हुई है, मैं इसकी सख्त निंदा करता हूं। ठीक है, तो समय का भाव है और इस वजह से हम और ज़्यादा सवाल फिलहाल नहीं ले पाएंगे। सवाल तो खैर बहुत सारे थे जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। हमारे साथ प्रोफेसर मनोज कुमार जी, विदेश मामलों के जानकार, जुड़े, हुसैन जावेद जी, पाक जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े, और साथ ही रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जी, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत धन्यवाद। और ईरान में अब क्या कुछ होगा इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। क्या वहां पर वाकई रजीम चेंज कर पाना इतना आसान साबित होगा अमेरिका के लिए या नहीं, या उसे वाकई खामियाजा उठाना पड़ेगा? इन सब को लेकर के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।